सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग वमन कर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप सब जो भी बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, सभी लोगों को पंचकर्म सिखाया ही जाता है, कॉलेजेस में दिखाया जाता है। तो ये जो भी क्रिया है, यह वमन क्रिया जो है, यह हम कुछ मेडिसिन पिला के शरीर से ऊर्ध्व भाग से हम अपने दोषों को निकालते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से कोई गाड़ी है, कोई मशीन है, उसका साफ सफाई जरूरी है, उसी तरह से वमन क्रिया जो है यह शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। और जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग 3 दोष मानते हैं, वात पित्त कफ। तो कफ की जो भी बीमारी है उसको हम लोग उल्टी के रास्ते से, और वो भी मेडिसिन से करके, जब हम उल्टी कराते हैं तो हम उसको वमन प्रक्रिया बोलते हैं। चलिए इसको हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज है जो भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह साइंस ने इसको अप्रूव किया है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुत्ते बिल्ली भी अगर कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो वो पत्तियां खा के और उल्टी कर देते हैं। मतलब ये नेचर ने सिखाया है कि कोई भी चीज अनावश्यक चीजें या अजीर्ण हो जाए तो हम लोग कुछ मेडिसिन खा के और उसको उल्टी करके निकाल दें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो चीज का। यही चीजें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, और मैं जो भी है सेशन ले रहा हूँ, केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए ले रहा हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स लोग के लिए ले रहा हूँ। इसको, यह प्रक्रिया को घर पे करने का कोई भी दुस्साहस न करे। जो भी करना है अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर ही होना चाहिए। अगर जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि वमन क्रिया अगर गलत तरीके से होती है तो बहुत ज्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, या साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। तो यही चीज को हम अच्छे से समझने के लिए वमन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में जो मेरे चिकित्सक लोग हैं, आदरणीय सभी चिकित्सक लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं सभी को रेस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग भी अपना अपना अनुभव, अपना अपना चिकित्सा किस तरह से आप लोग देते हैं, आप लोग का क्या विचार है, क्या अनुभव है, यह यहाँ पर जरूर शेयर करिए। क्योंकि जितना नॉलेज को शेयर किया जाता है उतना ही और उसमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो इसकी व्याख्या चरक कल्प स्थान पहला अध्याय में वमन का क्या बोला है कि तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। मतलब शरीर से ऊर्ध्व भाग से, मतलब ऊपर के भाग से जो दोष निरहरण करने का क्रिया होता है उसको वमन क्रिया बोलते हैं। संस्कृत में इसको वमन बोलते हैं। वम मतलब उद्गारे, और इसमें यक सेट, उसमें निरुक्ति ऐसी बताई है। और वमति अवमित, वम में लुट प्रत्यय लगा है, इसके वजह से मर्दने छर्दने निस्सारणे च स्वर्गाभिषंदम वमनम कुमार आहृतो विश्व वमी वम इन छर्दी शब्दे वमतु वम अथुच। मतलब वम शब्द का मतलब है, या इसको वमथु या वमी या वमन ऐसे 4 शब्द बोलते हैं। तो इसका मतलब है उद्गीरण, मतलब ऊपर से निकालना, और इसमें उल्टी होना, या मर्दन करके निकालना, या निस्सारण करना, या अभिसंदन करना, या खींच के ऊपर निकालना। ये सारी इसकी निरुक्ति अलग अलग दिया है।
और आयुर्वेद में पंचकर्म जो है उसमें कफ दोष की प्रधान चिकित्सा जो है यह वमन है। पित्त दोष की चिकित्सा है वो विरेचन है। और वात दोष की चिकित्सा बस्ती है। बस्ती के भी अलग अलग टाइप होते हैं, आस्थापन बस्ती, निरूह बस्ती, सॉरी अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। वो हम बस्ती का बाद में हम करेंगे, बस्ती का भी हम सेशन करने वाले हैं। अभी वमन देखते हैं। तो ऊर्ध्व हरणम ऊर्ध्वम भागम, दोष हरणम ऊर्ध्वम भागम वमन संयम, मतलब ऊपर के भाग से जब हम दोषों को निकालते हैं। और यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है? हर वसंत ऋतु में हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए करना जरूरी होता है, क्योंकि दोषाः कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचन नहीं, मतलब दोष थोड़े कुपित हो गए तो लंघन और पाचन से, लंघन मतलब कुछ ना खा के उसको उपवास करके हम लोग पचा देते हैं, या पाचन द्रव्यों से हम लोग उसको शमन करते हैं, या फिर दोष ये तो संशोधन ही तेषम न तेषम पुनरुद्भव, जब संशोधन कर दिया जाए, दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर वो फिर से वो व्याधि नहीं होती है। और ये वात पित्त कफ ही इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे सात धातु और मलों को वो दूषित करते हैं और व्याधि हो जाता है। तो इसलिए हम शरीर को शुद्ध करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अनावश्यक चीजों को निकालने के लिए वमन प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें वमन और विरेचन जो है यह भी हम किसी को भी नहीं दे देते हैं। उसके लिए भी हम आर्हता देखते हैं, अनार्हता देखते हैं। कौन सा रोगी हमारे लिए ठीक है, कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हमें वमन देना है, और कौन से पेशेंट को हमें नहीं देना है। और वमन कर्म करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जो उसमें मदन फल श्रेष्ठ है। तो उसमें क्या बोला है? मदनम मधुकम निम्ब जिमुतम कृत वेदनम निम पिपली कुटज इक्ष्वाकु एलम धार्मा वगाणी च उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याध्या वामाशय वमनार्थम प्रयुंजित भिषक देहम उद्दूषयन, मतलब मदन फल है, यष्टि मधु है, सब वमन करने वाले द्रव्य है। नीम है, कड़ू नीम, जीमूतक है, कृतवेदन है, पिंपली है, कुटज है, इक्ष्वाकु है, छोटी इलायची है, धारमार्गव है। ये हम जब प्रयोग करते हैं अलग अलग अवस्थाओं में तो शरीर से कफ और पित्त को ये निकालता है, या आमाशयगत व्याधियों में वमन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वमन देते समय शरीर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसीलिए जिस तरह से ऑपरेशन होता है तो पहले प्री ऑपरेशन करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, प्री ऑपरेटिव जो भी दिया जाता है, वैसे ही हम आयुर्वेद में स्नेहन और स्वेदन करते हैं। तो जिन लोगों का स्नेहन और स्वेदन अच्छे से हो गया है उनको, मतलब 7 दिन तक हम लोगों ने घृत दीपन पाचन करके स्नेहपान करा दिया है, फिर उसके बाद अभ्यंग कर दिया है, उसके बाद में हम लोग एक दिन विश्राम काल दे के फिर अभिसंधि चीजें खिला के और उसके बाद मेन प्रधान कर्म वमन कर्म कराते हैं। वमन कर्म कराने के लिए भी बहुत सारा प्रोटोकॉल बताया गया है कि उल्टी करा रहे हैं तो लैंगिकी परीक्षा होना चाहिए, मानिकी परीक्षा होना चाहिए, और अंत की परीक्षा होना चाहिए कि अंत में क्या निकल रहा है। अंत की परीक्षा लैंगिकी और मानिकी परीक्षा होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो करके, और कितने वेग आ रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए। और उसमें भी शुद्धि, प्रवर शुद्धि, अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि, किस तरह से शुद्धि हो रही है, उस हिसाब से आगे का पोस्ट ऑपरेटिव संसर्जन क्रम जो रहता है, पश्चात कर्म, वो हम लोग करते हैं कि अग्नि जो है वो फिर से बढ़ जाए, क्योंकि उल्टी होने के बाद पित्त निकल जाता है तो नया पित्त जो भी बॉडी में जो पाचन क्रिया करने वाला जो पित्त है, बाइल है, वो नया बनने में टाइम लगता है, और वो भी अग्नि मंद हो जाते हैं। तो अग्नि को फिर से बढ़ाने के लिए 7 दिन लगता है, किसी को 5 दिन लगता है, किसी को 3 दिन लगता है, वो जैसे शुद्धि हुई उस आधार पे। तो हम लोग इसीलिए वमन, और इसका पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। आचार्य लोग जो थे हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट आचार्य ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने हर चीज का प्रोटोकॉल बना के रखा है। ऐसे नहीं जाना है कि कोई भी चीज खा लिया और उल्टी कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पे बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, आदरणीय वैद्य लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं पहले आप लोगों का सुनूंगा, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों ने वमन किया है, जैसे आज कंचन मैडम, बीना मैडम, आप लोग कुछ वमन पे बोल लिए। हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। पहले कौन बोलना चाहेगा? महेंद्र सर आप बोलना चाहेंगे वमन पे? महेंद्र सर। जी सर। सर नमस्कार। प्रणाम सर। जी सर। आज का लेक्चर हरिहर सर के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने तो करीबन 100 के करीब वमन करवा दिए हैं, और निश्चिंत और निष्पक्ष होके और बड़ी मतलब अच्छी, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के और करवा रहे हैं। जी
देखिए, इसकी जो जनरल चीज है उसके लिए ये है कि जो पहले से ये देखो कि वमन के जो द्रव्य हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वो उससे वमन होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो उसमें उष्ण गुण होता है, तीक्ष्ण गुण होता है, सूक्ष्म गुण होता है और ऊर्ध्व प्रवृत्ति का गुण होता है। तो उष्ण गुण के कारण कोई भी जो हमारा ड्रग्स है जिससे हम वमन कराना चाह रहे हैं, जैसे मदन फल वगैरह कोई ले लें अपन, तो उससे क्या है कि वो जो दोष हैं वो व्यसंदन होके यानी पक्के और वो कोष्ठ में आ जाते हैं। और तीक्ष्ण गुण के कारण उनका जो इसमें आग्नेय गुण होता है तीक्ष्ण में, और उसके कारण वो धा पाक और श्राव होता है और उससे वो जो दोषण का पाचन हो जाता है, छेदन हो जाता है, उससे वो शीघ्रता से और उसमें अपने बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा जो इसका ऊर्ध्व भाग प्रवृत्ति होती है उसके कारण उनका बजाय अनुलोमन के नीचे के और ऊपर की तरफ उनका जो हमारे आमाशय का मुख है वो खुल जाता है। इसके अलावा सबसे पहले इसके बाद में हम देखते हैं कि अपन को वमन कराना है तो उसके लिए योग्य है कि नहीं। जैसे अपन के कई आचार्यों ने अलग अलग तरह से बताया कि किस किस में अपन को कराना चाहिए, किस में नहीं कराना चाहिए, इसको अपन को विचार करना चाहिए। इसके अलावा में अपन यदि और देखें तो इसमें जो अपन वमन कराने के लिए जब तैयार होते हैं उसमें सबसे पहले अपने को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब हुआ कि पहले पे अपन ये देखें कि अपन वमन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, अपने में योग्यता है या नहीं है, अपन को अनुभव है या नहीं है। क्योंकि शुरुआत में यदि आप वमन कराएंगे तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए, हो सकता है ड्रग्स की सही जानकारी नहीं हो, मात्रा की सही जानकारी नहीं हो, मरीज के दोष काल बल का अपने पूरा ज्ञान नहीं हो। तो यदि इस तरह की स्थिति हो तो मरीज को किसी विशेषज्ञ के पास भेज देना चाहिए। फिर अपन रोगी का परीक्षण करेंगे कि रोगी का जो आहार है, साथ में सत्व है, उसका प्रकृति है, वो किस तरह की है, वो वमन कराने के योग्य है या नहीं है। फिर हम सामग्री को देखेंगे। सामग्री अपनी जो अपन को जैसे वो जूस चाहिए, ईख का जूस हो या दूध हो या और कोई जो अपन नमक का पानी हो वो पिलाना चाहते हैं, वो उसकी सामग्री ठीक प्रकार से हो। जो अपन वमन के लिए द्रव्य देना चाहते हैं वो सही मात्रा का और सही क्वालिटी का हो, बचा भी, मधु भी, मदन फल भी उस तरह का हो। एक अपने पास प्रचारक का होना जरूरी है क्योंकि वो उसके ललाट वगैरह का उस तरह का उनकी व्यवस्था करे। एक औषध का है ही, और इसके अलावा रोगी का जो उत्क्लेशन है उसको देखता रहे कि रोगी को दवा पिलाने के बाद रोगी की क्या कंडीशन हो रही है, जी मिचला रहा है, कहीं और उसका बीपी वगैरह डाउन तो नहीं हो रहा, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, या फिर उस तरह का कोई छटपटाहट या कोई बेचैनी तो उनकी नहीं है। इस तरह की अपन प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि उसके बाद वमन जब चालू हो जाए उसके बाद में उसकी जो मात्रा है वो आपने अभी बताया कि उसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, अपने कितना उसमें अंदर गया है पानी और कितना अपन को बाहर निकला है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उसका जो मनोबल है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट के यदि मनोबल कमजोर हो और वो ज्यादा बेचैन हो रहा हो तो उसको बीच में रोक के दीपन पाचन द्रव्य अपन को देने चाहिए। इस प्रकार से अपन इसका अलग अलग प्रकार से अपन प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो योग रोगी हैं वो अलग अलग संगठनों में अलग अलग हिसाब से बताए गए, उसके विषय में आप बताओ सर। मैं बताता हूँ। इसमें वमन योग्य कौन से हैं वो पहले देखना चाहिए, कौन कौन सी व्याधियों में वमन कर्म करना चाहिए। तो इसका ऐसा बताया गया है कि चरक संहिता सिद्धि स्थान में दूसरा अध्याय में 10वां नंबर का श्लोक में बोला है कि शेषास्तु वमयाः विशेषस्तु पीनस कुष्ठ नवज्वर राज्यक्ष्मा काश श्वास गलग्रह गलगंड श्लीपद मेह मंदाग्नि विरुद्धा जीर्णान्न विसूचिका अलसक विष गर पीत दष्ट दिग्ध विदादग्ध शोणित पित्त प्रसेकम दुर्नामम हृलासम अरोचकम अविपाकम अपच्यमान अपस्मारोन्मादा अतिसार शोफ पांडुरोग मुख पाक दुष्ट स्तन्यादेह श्लेष्म व्याधियो विशेषेण महारोगाध्यायोक्तस्य एतेषु वमनं प्रधानतम इत्युक्तम केदार सेतु भेदे चाल्याद्योपशोष दोष विनाशवत। इसका मतलब ये है कि जैसे बारिश आ गई है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई है और पूरा जमीन में पानी पानी भर गया है, तो हम बांध में बहुत पानी हो गया है तो हम बांध खोल देते हैं, तो क्या होता है कि पानी निकल जाता है और फिर जो जमीन में पानी एक्स्ट्रा जमा है वह सूख जाता है। उसी तरह से वमन से जब हम पूरा दोष निकाल देते हैं तो शरीर से वो
दोष निकलने की वजह से कफ रोग अपने आप शांत हो जाते हैं। तो कफ के रोग कौन से हैं जिसमें वमन कराना चाहिए? तो पीनस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस जिसको रेनाइटिस है, उसको दे सकते हैं। कुष्ठ व्याधि है, स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं सब कुष्ठ की व्याधियों में हमें ये देना चाहिए। अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य में खासकर मंदाग्नि है, तो वहां पे एक आमाशय में जो क्लेदक कफ बढ़ने की वजह से अग्निमांद्य है, उसमें हमें देना चाहिए। जो लोग विरुद्धासन करते हैं, दूध और मछली, दूध और नमक, चाय चपाती और जो भी विरुद्ध चीजें खाते हैं, दूध के साथ तो नमक नहीं लेना है, दूध के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, या फिर मिक्स फ्रूट सैलेड ले रहे हैं, मिल्क शेक ले रहे हैं, बनाना का मिल्क शेक ले रहे हैं, या एप्पल का मिल्क शेक, ये सब विरुद्धासन होता है, इससे बीमारियां होती हैं। तो जो विरुद्धासन करते हैं, जो अजीर्ण जिनका प्रॉब्लम है, जिनको विसूचिका है, पेट में सूचीवत वेदना होती है और लूज मोशन हो रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से अलसक, खाना अटक गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, आलसी की तरह बैठा है। इसी तरह से जो विषारी शस्त्रों से उनको जख्म हो गया है, उसी तरह से अधोग रक्तपित्त है, रक्तार्श है, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स है, जिनको नौशिया फील होती है, बार बार हुरलास होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गर्भिणी अवस्था में हुरलास हो रहे तो उनको देना है, ऐसा नहीं। जिनको नॉर्मली होता है, जिनको बार बार उल्टी की बीमारी है, हर समय उल्टी आती है, अरोचक है, खाना पचता नहीं है, जिनको अपची है या अपस्मार है, फिट्स आते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं, जिनको उन्माद है, मानसिक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया है, या फिर शोथ है, पांडु रोग है, मुखपाक, मुंह में छाले पड़ रहे हैं बार बार, और स्तन्य विकार है, माता का दूध जो है वो विकृत आ रहा है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, या फिर महारोग अध्याय में जो कफज व्याधियां बताई हैं, उनमें ये वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ है। और सुश्रुत संहिता में यही बताया कि विष बाधा हुई है, शोष हुआ है, स्तन्य दोष है, अग्निमांद्य, उन्माद अपस्मार, श्लीपद व्याधि जो है, अभी वो मैडम के पास, मनीषा मैडम के पास श्लीपद व्याधि के पेशेंट है, एलिफेंटाइटिस, अर्बुद है, विदारिका है, मेदो रोग है, मोटापा है, प्रमेह है, गर्विश, ज्वर, अरुचि, अपची, आमातिसार, हृदरोग, चित्तभ्रंश, विसर्प, विद्रधि, अजीर्ण, हिरलास, श्वास, अस्थमा का अटैक आ रहा है बार बार, ब्रोंकियल अस्थमा है, लेकिन वो भी तमक श्वास में तो विरेचन बोला है, बाकी जो शुद्र श्वास, महाश्वास, उन सब में वमन कराना है। उस जैसे पीनस है, पुतिनासा है, कंठ है, ओष्ठ रोग है, मुखपाक है, कर्ण स्त्राव हो रहा है, अधिजिह्वा है, उपजिह्विका, गलशुंडी, अधोग्रक पित्त, कफज विकार। इस तरह से अष्टांग संग्रह में क्या बोला है कि जिन लोगों ने विष पिया हुआ है, सांप ने काटा हुआ है, या विषारी चीजों का उससे दग्ध हो गया है, या विरुद्ध आहार का सेवन किया है, अजीर्ण हुआ है, नवज्वर हुआ है, राज्य नवज्वर में भी शुरुआत में नहीं देना है, बाद में देना है, फिर राज्य यक्ष्मा हुआ है, अतिसार हुआ है, अधोग रक्तपित्त है, विसूचिका, आलसक, सेम सेम चीजें बताई है, वर्तमगत रोग है, मुख रोग है, नासा रोग है, कपालगत रोग है, कर्ण रोग है, शोथ है, स्तन्य दोष है, इन सबको वमन कराना चाहिए। और ये वमन कराने से ही बीमारियां ठीक होती हैं। हम शमन देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, दोष निकाल दिए, कफ दोष निकाल दिया, वो भी दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन करके कर दिया, तो ये ज्यादा होता है। अब किसको नहीं करना चाहिए वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताए। जिनको उरशत हुआ है, जो क्षीण है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको वमन नहीं करना चाहिए, उनको सांस फूलेगा, बीपी हाई हो जाएगा। या अतिकृश हैं, बहुत पतले हैं, बच्चे हैं, दुर्बल हैं, श्रांत हैं, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, जो निरंतर काम करने से थके हुए हैं, मजदूर वर्ग है, कुली हैं, या फिर जो मतलब पोर्टर लोग हैं जो बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, उनको नहीं करना है। भार वाहन करने वाला चीजें, जैसे साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, उनको वमन नहीं कराना है, क्योंकि वायु का बहुत प्रकोप हुआ रहता है। जो अति मैथुन के हैं, बहुत ज्यादा लंघन के हैं, उपवास किए हैं, अध्यशन किए हैं, मतलब कभी भी खाते हैं कभी भी, और अति व्यायाम किए हुए हैं, जो जिम में जाते हैं, बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, धातु क्षय ज्यादा हो गया है, गर्भिणी को कभी नहीं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और जिनको कष्ट पूर्वक वमन होता है उनको नहीं देना है, जिनको ऊर्ध्व रक्तपित्त है उनको नहीं देना है, जिनको ऊर्ध्ववात का रोग है उनको नहीं देना है, ऊपर से ढकार आती है बार बार, उनको नहीं देना है, और जिनको निरूह दिया है, अनुवासन दिया है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको उदावर्त है, मूत्राघात है, प्लीहा रोग है, गुल्म है, उदर अष्ठिला है, स्वर भेद है, तिमिर है, शिरशूल है, शंखक रोग, टेम्पोरल रीजन में हेडेक होता है, कर्णशूल, नेत्रशूल, इनको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है इसका कारण भी बताया कि जो क्षीण है, अति स्थूल है, बाल है, वृद्ध है, दुर्बल है, इनका सहन शक्ति कम होता है। बच्चों को अगर कराएंगे सहन शक्ति कम है, वो रोने लगेंगे, या वृद्धों को करेंगे सहन शक्ति कम होता है, तो उस उल्टी से उनको क्लेश सहन नहीं होगा,
और उनका प्राणों का उपरोध होने का मतलब उनको तकलीफ हो जाएगी, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। जो लोग बहुत भूख में है, प्यास में है, उनको वमन की वजह से प्राण का उपरोध होने लगेगा। जो काम करने से थक गए, वो ज्यादा चलने से, उपवास मैथुन करने से बहुत थक गए, तो उनको अगर देंगे तो बॉडी में रुक्षता है तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। और जिनका वात प्रकोप हुआ है, रक्तस्राव ज्यादा हो गया है, तो उनको और ज्यादा ये वात प्रकोप होगा, रक्तस्राव होने लगेगा। गर्भिणी को दिया तो वो मिसकैरेज होने का डर है, आम गर्भ हो जाए, गर्भस्राव, गर्भ व्यापक हो सकता है। इसी तरह से विसर्प व्याधि है, स्तंभ है, जाड्यता है, ये सब अगर हमने दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। जिनका मन शांत नहीं है, मन में बेचैनी है, उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग कुछ बताइए। आदरणीय त्यागी सर आए हैं हमारे साथ। डॉक्टर त्यागी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर संजय त्यागी जी दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजय त्यागी जी, आप कृपया अनम्यूट करिए सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे वमन पे? वीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? हम लोग रुक रुक के बोलते जा रहे हैं, फिर हम फिर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे वमन पे? डॉक्टर अभय सर। हाँ सर, मैंने आपसे ये तो लिया था। हाँ बताइए ना, आपका क्या अनुभव है, आप कुछ बोलिए इसके बारे में। हाँ, मैंने तो लिया था। मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था। उसमें मैंने 5-7 दिन स्नेहन स्वेदन किया था, और आपके पास 8वें दिन आके वमन किया था। तो आपको उससे कैसा मेरे फील को बहुत हुआ? फायदा हुआ था। मेरे वेट लॉस भी हुआ था, और बॉडी का डिटॉक्स भी अच्छा हुआ था। भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसमें क्या है। अच्छा ठीक है, कोई और बताना चाहे तो बताइए, प्लीज बोलिए, शर्माइए मत। वीना, वीना में महेंद्र सर। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो अपन शुरुआत से ही चालू करेंगे। अपन के पास कोई पेशेंट आया, सबसे पहले अपन ये देखें उसके बाम में है क्या नहीं। सबसे पहले ये देखें, उसके बाद यदि अपने को कंफर्म हो गया उसको बमन कराने योग्य है, जैसे ऊर्ध्व रक्तगत कोई रोग है, उसके लिए अपन को बमन कराना है, तो उसके बाद में उसका शुरुआत में अपन दीपन पाचन करें। मतलब एक तरह से अपन शुरुआत में जो नए चिकित्सक भी हैं इसमें अपने ग्रुप में, और पुराने सब हैं ही, कुछ तो अनुभवी जो बहुत कुछ करा भी रहे हैं। तो इस तरह से अपन को लेके चले कि पेशेंट आया तो शुरुआत में अपन को किस तरह बमन कराना है। तो पहले ये देखें कि बमन कराने योग्य है या नहीं। इसके बाद बमन कराने योग्य है तो उसके बाद में उसको दीपन पाचन करें। दीपन पाचन हो सकता है 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, 7 दिन में हो, 10 दिन में हो। दीपन पाचन के बाद उसका स्नेहन करें। स्नेहन को बढ़ती हुई मात्रा में अपन जिस तरह स्नेहन करते हैं कि या तो 20 ग्राम, 30 ग्राम या 50 ग्राम से चालू करें, और उसको उसके हिसाब से मात्रा बढ़ाते जाएं, और 5 दिन 7 दिन में अपन स्नेहन करें। स्नेहन के बाद में जब 7वें दिन हो, उस दिन उसको हम स्वेदन दे दें। और स्वेदन दे के स्वेदन अपन नाड़ी स्वेदन वगैरह दे सकते हैं। और स्नेहन भी उसको जैसे अंदर अपन स्नेहन दिया और बाहर भी उसके अभ्यंग वगैरह करके, और उसके बाद में शाम को उसको हम बढ़िया खाना खिलाएं, उसको दूध वगैरह, खिचड़ी वगैरह और जो कफ वर्धक आहार है वो कराएं। उसके बाद में सुबह उसको दूध वगैरह पिला के अपने अपमंत्रित करके और अपन औषधियों का प्रयोग करें। और उसमें जो मात्रा है जो अपन के अभी हरिहर सर ने दिया ही भी था और आपने भी बताया है, और उसका अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ग्राम करीबन मदन फल और 4 ग्राम बचा, और वो मधु दूध में मिला के और वो पिला दो, फांड तैयार कर लो वो। इसके अलावा मधुष्टि का फांड अपन तैयार कर लेते हैं, और इकारस या दूध और या फिर नमक का पानी वो तैयार आकंठ पिला दो, और वो उसको पेशेंट को अपन मंत्रित करके यज्ञ वगैरह करके उसको बैठा के और उस तरह का अपन प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके अलावा उसको अपन को ऐसे आसन पर बैठाएं जिससे ना तो वो ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, और मुंह को खुला रखे। धीरे धीरे 15 मिनट में 10 मिनट के उसके जैसे जैसे बेग आते जाएं, उसके सिर को जो पीठ है उसको पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ से लाएं। माथे को अपन उसका थोड़ा सहारा दें। उस तरह से अपन वॉमिटिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसको बेगों को और उसको सबको ध्यान रखें। उसके बाद में आगे का जो संक्रमण की क्रिया है जो अपन पे या बिलिपी से करते हैं, वो उसके हिसाब से जैसे जैसे पेशेंट की स्थिति है, जितने पेशेंट को बेग आए हैं उसके हिसाब से अपन पे या बिलिपी वो का प्रयोग करें। थैंक यू सर। अभी दोषों के अनुसार वामक द्रव्यों का निर्देश किया गया है। दोष के हिसाब से कफ की बीमारियां तो हैं, मेन हम कफ के लिए करते हैं, तो वहां पे कटु और तीक्ष्ण गुणों वाले द्रव्यों से वमन कराना है। पित्त युक्त बीमारियां भी रहती हैं,
कफ विकारों के साथ में, तो वहां पे मधुर रस के द्रव्यों के साथ वमन कराना है। वात और कफ वाली बीमारियां हैं तो उसमें हम लोग अम्ल रस और स्निग्ध गुण के द्रव्यों के साथ वमन कराना चाहिए। जब तक कफ का उच्छेद होता नहीं है तब तक औषधि की प्रवृत्ति नहीं होती है। और पित्त का दर्शन होना मतलब पित्तांतिकी होना, मतलब हरा, पीला, काला, कटु और तिक्त और अम्ल रस का पित्त निकलना, तब तक हमें वमन कराना है। कोशिश करना है कि हमें पित्तांतिकी हो, लास्ट में पित्त का उल्टी हो, तब तक हमें वमन कराना चाहिए। चरक के हिसाब से ऐसा बोला है, पित्तांते वमनम कुर्यात्। पित्त जब तक नहीं आता है तब तक पित्त का अंत तक वमन करना चाहिए। और पित्त का, वाग्भट में भी ऐसे बोला है कि पित्त का अंत नहीं होता है तब तक वमन अच्छे से नहीं होता है, तब तक हमें उल्लेखित करके, उत्क्लेशित करके हमें निकालना है। जब हम घृतपान कराते हैं तो स्नेहन का यही महत्व है। सिद्ध घृत या नॉर्मल घृत पिलाते हैं 7 दिन। और तो स्नेहन का यही है कि दोष जो है वो शाखा से कोष्ठ में आ जाए, स्नेहन स्वेदन से शाखा से कोष्ठ में आके और वो उत्क्लेशित होके बाहर निकलना चाहे। मतलब दोष इतने उत्क्लेशित होने चाहिए कि पहले ही वमनोपक द्रव्य लिया, यष्टि मधु फांट वगैरह लिया और वामक द्रव्य दिया तो अपने आप दोष निकलना चाहिए, इतना उत्क्लेशित होना चाहिए। और उत्क्लेशित होने के लिए एक दिन पहले हम दही चावल खिलाते हैं, या ग्रंथों में तो बोला है कि मक्खी वाला दही और वो पिला दे। उसमें और भी चीजें बहुत सारा बोली हैं, अभिसंधी चीजें दे के दही जरूर रहना चाहिए, या नॉनवेज खिलाएं और दही खिलाएं। और फिर वो दोष, फिर क्यों दही क्यों खिलाने को बोला है कि जैसे कोई चीज कहीं कोई चीज चिपक गया है, मिट्टी या बहुत सारा चिपक गया है, तो हम पानी डालते हैं फिर उसमें झाड़ू मारते हैं तो अच्छे से निकलता है। उसी तरह से जो अभिसंधी चीजें, दही वगैरह, वो पानी छोड़ता है वो चीजें। तो अभिसंधी चीजें खिलाते हैं तो वो जो दोष है चिपके हुए हैं वो और लिक्विफाई हो जाते हैं और निकालना इजी होता है। इसी तरह से मदन फल आदि द्रव्यों से जो हम लोग वमन कराते हैं तो दोष निरहरण करने में अच्छा रहता है, क्योंकि वो खींच खींच के अच्छे से निकालते हैं। नॉर्मल नेचुरोपैथी में भी उल्टी कराते हैं लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता। शंख प्रक्षालन किया जाता है, वो उतना अच्छे से नहीं होता। एक स्नान होता है जो हम डायरेक्ट पानी में नहा ले, जाके नहा ले, और एक होता है साबुन से स्नान करना, साबुन लगा के या जो भी है बॉडी वॉश उससे स्नान करना, शैम्पू से स्नान करना। तो वो जो शैम्पू या बॉडी वॉश या साबुन से है वो अच्छे से साफ करके निकालता है। और पानी में नहाए तो वो कोई, इसी तरह से वामक द्रव्य, वमनोपक द्रव्यों से जो उल्टी का शुद्धि होता है वो अच्छे से दोष पूरा अच्छे से निकाल दिया जाता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। वमन विधि ये बताया गया है कि जो लोग वमन के योग्य हैं उनको एक मुहूर्त पहले उनको प्रतीक्षा करने को बोला है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप दूध पी के आइए सुबह सुबह, जिस दिन है स्नेहन शोधन करके, और फिर दूध पी के आइए और वो करके, या फिर नॉर्मली गन्ने का रस पी लीजिए या नमक पानी पी लीजिए, और तब दोष का विलयन हो जाता है। और उसके बाद वमनोपक द्रव्य पिलाया जाता है, आखंड प्राशन, और उसके बाद वामक द्रव्य पिला दिया जाता है। वामक द्रव्य में भी अलग अलग है कि मदन फल का पिपली का चूर्ण और मधु और सेंधा नमक और वचा इसको मिक्स करके खिला दिया जाता है। 45 मिनट के अंदर, एक मुहूर्त के अंदर अपने आप उल्टी आती है। या मदन फल का क्वाथ या मदन फल का फांट पिलाया जाता है तो अपने आप उल्टी आती है। और उसके पहले जब ये होने लगता है, उल्टी का वेग आने वाला होता है, तो ललाट में बहुत ज्यादा पसीना आता है और मुंह से पानी आने लगता है, प्रसेक होने लगता है, जी मिचलाता है और जोर से उल्टी का वेग आता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऐसे होता है। जैसे आप लोगों ने सिंगापुर में देखा होगा, सिंगापुर में सिंह है, वो ऐसे पानी का फव्वारा रहता है, उतना जोर से उल्टी आता है, बहुत जोर से आता है। और उसके लिए एक मंत्र बोला गया है चरक संहिता कल्पस्थान में कि ओम ब्रह्म दक्षाक्षी रुद्रेंद्र भूचंदार का नीलानलाहा ऋष्य सौषधि ग्रामा भूत संघांश पांतुते रसायनम भी वर्षिणाम देवनम अमृतम यथा सुदेवोत्तम नागानाम वैश्यदमिनमस्तुते इतमेवं अभिमंत्रोद्य उत्तम प्रागभुक्तम वातुरम। मतलब इसमें ये बोला है कि हम ब्रह्मा जी को, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, पृथ्वी, चंद्रमा, अर्क, वायु, अग्नि देवता को और सभी ऋषि मुनि से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पेशेंट की रक्षा करिए। ऋषि ने रसायन का प्रयोग किया तो वो बहुत ज्यादा बलवान हो गए, ऋषियों ने जब किया। देवताओं ने अमृत का प्राशन किया तो वो बलवान हो गए। नागों ने विष का किया तो लाभ हो गए। इसी तरह से ये जो औषधि है ये हम आपको दे रहे हैं, इससे शरीर अच्छा हो जाए और आप बलवान हो जाए। इस तरह से हम अभिमंत्रित करते हैं और तब देते हैं। तो कफ ज्वर हो गया, कफज गुल्म हो गया, छर्दी रोग हो गया, इन सब में हम लोग इन सब का प्रयोग करते हैं।
और एक दिन पहले जब स्नेहन शोधन हो जाता है तो एक दिन पहले हम लोग ग्राम में जलज प्राणियों का मांस या मांस खिलाते हैं, दूध वाला चीज देते हैं, दूध बहुत देते हैं, उड़द देते हैं, तिल देते हैं, पत्ते वाली सब्जियां देते हैं या दही देते हैं। और फिर हम लोग उल्टी कराते हैं तो वो बहुत अच्छा से फायदा करता है। चलिए अभी बीना मैडम का हम सुनेंगे। आदरणीय बीना मैडम जी, अगर आप हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? हाँ सर, बोलती हूँ। जी। मैं तो क्लासिकल वमन नहीं देती हूँ, मगर मैं सद्यो वमन देती हूँ। जो पेशेंट में ज्यादा उत्क्लेश है ये, तो उसको उसको उसके घर पे ही मैं लेने को बोलती हूँ। रात में उसको दही वड़ा खाने को बोलती हूँ। उत्क्लेश और बढ़ जाता है। और फिर उसको दूध पीने को, बच्चों को तो दूध ही देती हूँ, और पेशेंट स्किन डिसीज में ज्यादा मैं वमन देती हूँ। तो उनको गन्ने का रस है वो लेके आओ, और मदन फल और पीपली, बस एक दो विरेचन वमन के वेग आ जाते हैं। और आपके जैसा क्लासिकल 20-20 वमन तो मुझे उसमें डर लगता है सर, तो मैं नहीं करती। मगर आपसे सीखूंगी, अभी ये वसंत ऋतु में करूंगी खुद का ही। थैंक यू सर। आज तो मेरे पास इतना ही है बोलने को, मगर बच्चों को। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? मैं बोल रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सुन बोलिए। रहे हैं। हाँ सुन रहे, मेरे को फोन आ गया था। चलिए ओ, बाकी और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। जितेंद्र कुमार जी, कंचन मैडम कुछ बोलना चाहेंगी वमन पे? प्लीज आप लोग बोलिए। जितेंद्र कुमार जी बोलिए, उड़ीसा के डॉक्टर, बोलिए बोलिए। प्रणाम सर, प्रणाम जी। सर। आज तो बमन के बारे में बहुत, ये तो मेरा बहुत सारे में एंक्शियस था कुछ बमन के बारे में जानने के लिए। जो बीएमए से पढ़ने के टाइम पर हमारा जो हाउसमैनशिप चल रहा था, वहाँ में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को हम जा रहे थे जहाँ पर पंचकर्म हो रहा था। वहीं पर हम थोड़ा थोड़ा सीखा था, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में हम भी कभी बमन का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन आपसे सर सुन सुनकर मुझे भी ऐसा था कि मैं थोड़ा भी वमन कर लूं, कुछ भी करूं। जब आए मैंने भी सीखा है समथिंग आपसे। और जब वो जो आएगा बसंत काल आएगा, मेरे पास जो पेशेंट आएंगे, आप जो जो रोग में वमन देना चाहिए आपने बता दिया, मैं जरूर सर प्रयोग करूंगा। और वो जो जो भी आपने बताया, जे जस्तु संशोधन शुद्धा नातेसंग पुनरुद्भवम, ये दोष को संशोधन करने के लिए कफ दोष को वमन जरूर करना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा क्लास, और वो मैं जरूर मेरा प्रैक्टिस में प्रयोग लाऊंगा। मैं भी किसको भी वमन नहीं दिया है मेरा प्रैक्टिस में, जो जनरली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जरूर आपका बात सुनकर और अन्य जो आदरणीय सम्मानीय पूज्य वैद्य लोग है उनको बात सुनकर मैं सीख रहा हूँ। मैं जरूर अपना प्रैक्टिस में लाऊंगा सर। सर इतना ही बताऊंगा सर। हाँ, और आप लोगों को मालूम होगा हरिहर सर ने पूरी लाइफ एलोपैथी प्रैक्टिस किया, और उनको पिछले साल मैंने सिखाया तो वो वमन करने लगे हैं। तो उन्होंने 100 के ऊपर लोगों को वमन करा दिया, वो भी फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लिया। ऐसे हालांकि फ्री में नहीं कराना चाहिए, उन्होंने ऐसा सोचा है कि मैं वमन कराऊंगा। चलिए इस पर कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन मैडम या गंगवार सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए। दिलकश मैडम, अभय सर कुछ और बोलना चाहें बोलिए, नहीं तो मैं फिर बोलता हूँ। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने वमन कराया होगा, कुछ बोलिए प्लीज। शशि तिवारी मैडम जी, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि वमन कर्म जब हम लोग करते हैं तो स्नेहन स्वेदन सबसे पहले होना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन जब चल रहा है तो कोई भी शारीरिक और मानसिक कोई रोगों का अचानक उत्पन्न हो गया, तब पहले उस रोग की चिकित्सा करें, तब वमन कराएं। पहले नहीं करना है। और एकदम सम्यक रूप से वो आ रहे पेशेंट, कोई इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तभी वमन के लिए उसको हमें रखना है। दूसरा क्या है कि वमन जब हो रहा है तो पहले हम लोग वमनोपक द्रव्य जैसे यष्टि मधुफांट हो गया, या फिर और वो भी आकंठ प्राशन, या गन्ने का रस हो गया, या दूध का प्राशन करा देते हैं।
और या पानी पिला देते हैं, पोषण पानी पिला देते हैं, नमक वाला पानी पिला देते हैं, और उसके बाद वामक द्रव्य देते हैं, और उसके बाद हम वेट करते हैं। पेशेंट को अपने आप उल्टी आती है तो उसमें 8 वेग आते हैं या 10 वेग आते हैं या 6 वेग आते हैं। तो पेशेंट का बल कैसा है, पेशेंट की प्रकृति कैसा है, उस हिसाब से उसको वेग हम काउंट करते हैं। जोर जोर से उल्टी आती है, छोटे छोटे भी वेग आते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो वेग आते हैं उसको काउंट किया जाता है। और पहले कफ निकलता है, बहुत ज्यादा चिपका चिपका कफ निकलता है। अच्छे से दीपन पाचन हो गया है तो जो कफ निकलेगा उसमें से स्मेल नहीं आएगी। आप वहां खड़े भी रहेंगे ना, थोड़ा भी बदबू नहीं आती है, केवल दोष निकलते हैं। और बाद में पित्त का जो लेयर टच होता है, पित्त निकलता है। वमन करते करते कभी कभी नीचे से विरेचन भी हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। अगर ये अति योग हो गया तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, तो वो भी हमें होने नहीं देना है। और हीन योग भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे दोष उत्क्लेशित है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं तो उसको त्वचा रोग हो जाएंगे, उसको कोट उत्कोट वगैरह हो जाएंगे, उसको भी हमें ध्यान देना है। ये चीजें अभी हम थेरोटिकल बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, अभी वसंत ऋतु आ रहा है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ये चीजें ऑनलाइन ही सिखाऊंगा या मेरे पास आके सीखिए। तो किसी के सुपरविजन में सीखना चाहिए ये चीजें, अपने आप ऐसे ही नहीं कर देना है, केवल किताब पढ़ के सुन के ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल देखना है, पेशेंट का कंडीशन देखना है, और वो भी करना है तो पहले बीपी मॉनिटर करिए, पल्स मॉनिटर करिए, पूरा चीज अच्छे से करके चेक करके, और उसके बाद ही वमन के लिए पेशेंट को लेना चाहिए। ये चीजें जो है ये अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, इनका नुकसान भी होता है अगर गलत तरीके से करेंगे तो। चलिए, अंजलि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, दिलकश मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। अखिल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, मंजुनाथ जी, प्रदीप कुमार जी, कंचन मैडम कुछ बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हरिहर सर अभी नहीं है, जागीर सिंह जी, राम कुमार जी, महाजन सर, चंपा मैडम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? सर प्रणाम। हाँ, वमन प्रणाम सर। बताऊं सर, वो उसमें क्या नाम है, उसमें रस प्रकरण में आया ये कि वमन कारक योग, तो पता नहीं अब उसका रिजल्ट तो मैंने क्या नहीं देखा। इसमें कि मदन फल के बीज 1.5 भाग, आग की जड़ की छाल 2 भाग और मुलेठी 5 भाग, इसको चूर्ण बना के रखें और 1 ग्राम की मात्रा में दें। एक वमन कारक रस है इसमें, कि सेंधा नमक को आग की दूध की भावना देकर और धूप में सुखा कर रखें, और इसको जैसे अपन टेबलेट बनाने की आप सोच रहे थे ना, उस तरह का बता रहा हूं मैं तो ये सब। हाँ जी। तो रस संहिता में ये मैं इसको आपको रेफरेंस भी भेज रहा हूँ, इसका वमन कारक रस है ये 2 जी। इसको देख लेना, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम था कि मैं टेबलेट बनाऊं, उस तरह का मैंने ये चीज देखी तो सोची, और मैंने इसलिए इसके बारे में बोला सर। अब इसमें त्रिविध शुद्धि बताते हैं। चरक सिद्धि स्थान पहला में बोला है कि जगन्य मध्य प्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ दशैवते त्रिगुणा विरेके प्रस्थसता द्वित्रिचतुर्गुणश्च पित्तान्तमिष्टं विमनं विरेकार्धं कपान्तं च विरेकमाहु द्वित्रान् सविटकानपनीय वेगानमेशं विरेके वमने तु पीतम। मतलब आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि जघन्य, हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि, इस तरह से 3 शुद्धि बोला गया है। वमन का अगर वेग 4 वेग आ रहा है तो उसको हीन शुद्धि बोलते हैं, या 6 वेग आ रहे हैं तो मध्य, और 8 वेग आ रहा है तो उसको प्रवर शुद्धि बोलते हैं। उसी तरह से 4, 6, 8 इसको हमेशा याद रखना है। विरेचन में 10, 20, 30 ऐसा रहता है। और कितना निकल रहा है, तो अगर प्रवर शुद्धि हो रही है तो 4 प्रस्थ, मध्य शुद्धि हो रही है तो 3 प्रस्थ, ये मैं क्लासिकल वमन का बोल रहा हूँ। अगर हीन शुद्धि हो रही है तो 2 प्रस्थ। लेकिन लघु वमन और सद्य वमन में ये नियम नहीं है, उसमें हम थोड़ा सा ही पानी पिलाते हैं और उल्टी कराते हैं। दूसरा, वैगी की परीक्षा होती है, वमन और विरेचन की संख्या कितनी है वो देखते हैं, तो उसको हम वेगी की चिकित्सा, वेग कितने आ रहे हैं। मानी की चिकित्सा होती है, तो उसमें हम लोग वमन और विरेचन में कितना मात्रा में निकल रहा है उसको नापते हैं हम लोग। तो वो नापने के लिए मेजरिंग वाला जो रहता है उससे नापते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना पिलाया और कितना निकला। और आंतिकी परीक्षा होती है, तो आंतिकी परीक्षा में पित्त का अगर हो गया तो सबसे अच्छा माना जाता है। कपांतिकी भी हो सकती है, लेकिन पित्तांतिकी अगर हुआ तो पित्त का अंत अच्छे से हुआ तो अच्छा माना जाता है। और एक होता है लैंगिकी परीक्षा। लैंगिकी परीक्षा मतलब दोष निकल गए हैं, पेशेंट को फ्रेश लग रहा है,
थोड़ा वीकनेस है लेकिन थोड़ा फ्रेश लग रहा है दोष निकलने के बाद, और उसको ऐसा लग रहा है कि शुद्धि हो गया है, उसका वमन का वेग रुक गया है, तो वो लैंगिकी परीक्षा होती है। इस तरह से हम लोग ये वमन को करने के टाइम पे पूरा ये करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से शुद्धि हुआ है। इसी तरह से वमन का सम्यक योग का क्या लक्षण है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर वमन का वेग है वो अच्छे से निकल रहा है, कफ पहले निकल रहा है, फिर पित्त निकलता है और वायु फिर क्रम से निकलता है, पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर ढका रहेगा, वायु निकलता है। तो ये नियम होता है। दोष निर्धारण के बाद अपने आप वेग है वो खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एंटीएमेटिक देके हमें रोकना है, वो अगर देंगे तो वो गलत है। रेगलान का इंजेक्शन या एंटीएमेटिक का इंजेक्शन दिया तो वो दोष नहीं निकलेगा, बीमारी होगा, ये अपने आप बंद होना चाहिए। उसी तरह से इसमें वमन जब हो जाता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि सारे स्त्रोत खुल गए हैं, पार्श्व में, मूर्धा में, सिर में, पूरा ऐसे क्लीन लगता है कि साफ हो गया। जैसे साइनोसाइटिस के पेशेंट है, उनका सारा स्त्रोत शुद्ध हो गया है, लंग्स में पूरा कफ जमा था, उल्टी के बाद लघुता को प्राप्त होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, इंद्रियों का अर्थ ग्रहण का कार्य और अच्छा होता है, फ्रेश लगता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और थोड़ा सा दुर्बलता और कृशता होती है क्योंकि दोष निकलने से थोड़ा ऐसे हल्का कृशता वगैरह आती है। और वमन का वेग स्वयं प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसे ऐसे डायग्राम में दिखाया, उंगली करके नहीं करना है, लेकिन उसके लिए भी बोले दोष नहीं निकल रहे हैं तो एरंड नाल या उंगली करके कर सकते हैं, लेकिन अपने आप प्रवृत्त हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसमें कफ पित्त वायु जब निकल रहे हैं तो ये क्रम से होता है, और पेशेंट को कष्ट नहीं होना चाहिए, वमन का वेग खुद निकल जाए, खुद बंद हो जाए, शरीर को स्वस्थ फील हो, मन को प्रसन्न फील हो, आवाज विशुद्ध हो जाए, और अरोचक आदि उपद्रव नहीं हो, और वमन रुक जाए, तो ये सम्यक योग है। अगर इसके विपरीत होता है और बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो अति योग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अयोग के भी लक्षण है कि अयोग जब होता है तो वमन का वेग अच्छे से ना आना, या वामक द्रव्य ही केवल बाहर निकलना, बाकी दोष नहीं निकलना, या उल्टी का वेग आने के बाद बीच में रुक जाना, ये होता है अयोग लक्षण। और अयोग लक्षण अगर हो गया, दोष आए हैं कोष्ठ से, शाखा से कोष्ठ में है लेकिन वो निकले नहीं है और उधर ही रुक गए, तो विस्फोट, कोट, कंडू आदि लक्षण हो जाते हैं। हृदय प्रदेश में अशुद्धि होती है, स्त्रोतोरोध होता है, गात्र गौरव, ऐसे लक्षण हो जाते हैं। और वमन औषध देने के बाद भी वमन नहीं हुआ तो गुरुता आती है, आलस्य, शूल, प्रतिशय, रोमहर्ष, लालात्राव, शोथ, शीत पूर्वक ज्वर भी होता है, ठंडी बज के बुखार आता है। तो इसी में हमें एक दिन रुक के फिर से वमन कराना चाहिए अगर अयोग हुआ है तो। और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस और स्किल्ड जो डॉक्टर हैं उनके पास ही जाके सीखना चाहिए, तभी कराना चाहिए। ऐसे अपने मन से नहीं करना चाहिए, जिन्होंने कभी देखा नहीं है प्रैक्टिकली तो उनको कभी नहीं करना चाहिए। इसमें तकलीफ भी होती है, बीपी भी हाई हो सकता है, अगर गलत दिया तो आईसीयू में भी ले जाना पड़ सकता है। अति योग जब होता है तो बहुत ज्यादा, अगर अति हो गया, बहुत ज्यादा औषधि पिला दिया, और डॉक्टर को जजमेंट नहीं है कि कितना दवाई पिलाना है और कितना पावरफुल पिलाना है, कितना डोज में डालना है, और उसने पिला दिया तो फेन युक्त रक्त आएगा, झाग वाला रक्त आएगा, उसमें चंद्रिका समान देखने लेंगे, या ब्लड भी आ सकता है। तो वो हमें और फिर तृष्णा, मोह, मूर्छा, वात प्रकोप, निद्रा हानि, बल हानि, ये लक्षण हो जाते हैं। शिर शून्यता, हृदय में धुआं निकलने जैसा फील होना, पूरे बॉडी में पेन होना, पैर में उष्णता होना, प्यास लगना, कर्णशूल, अर्दित, मतलब फेशियल पैरालिसिस भी होता है, वाक संग, आवाज ही नहीं निकलेगी अगर अति हो गया। हनुग्रह, मतलब जो सब मैंडिबुलर जॉइंट है वो अटक जाना, जीभ अंदर चला जाता है, नेत्र गोलक घूम जाता है पूरा उल्टा साइड में। और इसमें संज्ञा विकृति, निद्रा नाश, बलक्षय, जाठराग्नि का क्षय, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताएं। और अगर इसका और कॉम्प्लिकेशन हुआ तो पेट में आधमान, परिकर्तिका, परिस्त्राव, हृदयोपसरण, अंगग्रह, जीवादान, साक्षात रक्त आना, विभ्रंश, स्तंभ, क्लम, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इसको हमें अगर देखना है तो हमें मतलब इसका सम्यक योग से सीख के ही करना चाहिए। और कुछ वामक द्रव्य बताए हैं कि मदन फल से 133 कल्प बनाए हैं चरक संहिता में, इक्ष्वाकु कल्प 45 बनाए हैं, कुटज कल्प 18 बनाए हैं, जिमुता कल्प 39 बनाए हैं, धार्मार्ग कल्प 60 बनाए हैं, कृतवेदन कल्प 60 बनाए हैं। तो इस तरह से योग जो बनाए हैं ये चरक संहिता में 355
वमन के कल्प बनाए, जैसे मदन फल का लड्डू बना दिया, मदन फल का कोई और चीज बना दिया, अलग अलग चीजों से हम लोग वमन करा सकते हैं। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, शशि मैडम बोलिए आई एम किचन किचन में। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, आपने वमन कराया है? हाँ सर बमन कराया है सर, लेकिन कभी एक पेशेंट मेरे था सर, उनका सर बमन का ब्रेचन भी हो गया सर था। कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो सर उससे दोबारा अगर ब्रेचन कराना हो तो कराना चाहिए नहीं चाहिए ब्रेचन सर? कराना चाहिए, ब्रेक लेने के बाद कराना चाहिए। ब्रेक की बात करना। कोष अगर उत्क्लेशित है तो नीचे से भी निकल सकते हैं ना। जी लेकिन सर। आप वमन दे रहे हैं, वमन ना होके विरेचन हो गया है, तो वो तो ये हो गया दोषों का तिर्यक गमन, मतलब उल्टे साइड से हो रहा है। नहीं सर, तो उसका बमन भी हुआ ब्रेचन भी हुआ। तो ये अच्छा है, वो नॉर्मल है सर। अच्छा नॉर्मल है सर। और हाँ सर जैसे जैसे जो वामक कल्प देते हैं, तो कभी कभी बमन के बाद पेशेंट के घंटा 2 घंटा या 4 शाम तक जो है खराश जैसी आती है गले में, तो हाँ, उसके लिए क्या करें सर? वो भी नॉर्मल है। उसमें आप गरम, जब उनको भूख लगती है तो गर्म पानी कोष्ण जल दें, और फिर हम लोग शुद्धि के हिसाब से मंड पेय विलेपी, कृत मात्रा अकृत मात्रा या यूष वगैरह देते हैं पेशेंट को, शुद्धि के हिसाब से, वो जो है ना संसर्जन कम वो करते हैं। सर लेकिन और गर्म पानी पिलाना। सर धूम्रपान से मिट जाता है वो? हाँ, धूम्रपान कराए वमन के बाद। तो हाँ जरूरी है सर क्या वो धूम्रपान करना बिल्कुल साथ में? हाँ, कराना तो सर वो चाहिए। रहे से दोष को मिटाने के लिए ही है धूम्रपान। तो धुआं जो धूम्रपान है मतलब कौन से द्रव्यों को लेना चाहिए सर? उसमें बताया ना कि आप वचा ले लें, लोद्र ले लें, सरसों ले लें, उसका धुआं ऐसे बीड़ी जैसा बना के, ऐसे जी। धूमपान यंत्र में डाल के और उसका धुआं लें। थैंक यू सर। उससे जो तो जो द्रव्य है सर, अपने जो दशमूल को आप कभी ले पित्तरदात सकते हैं वगैरह ना के सर? उनको ले लेते हैं, तो उसी से जो रहे से उत्क्लेश दोष है वो निकल निकल जाते हैं। हाँ वहां पर उसके मुंह में जैसे अपन कोई पान वगैरह चबाते हैं, उस तरह का उसमें स्वाद भी आ जाता है उसका, और मुंह का जो टेस्ट है वो भी सही हो जाता है उससे। हाँ हाँ, अभी कौन मैडम बोल रही थी, अंजलि मैडम? नहीं सर, मैं बोल रही थी, मैं कह रही हूँ सर, दशमूल जो कहा था ना सूखा वाला, उसको एरंडाल के दशमूल अंदर का रख के और जड़, उसका भी। हाँ जड़, हाँ, हाँ उसका धुआं। उससे भी कर सकते हैं सर। हाँ बराबर। हाँ, डॉक्टर मंजुषा करकरे मैडम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगी? आपने गायनेक प्रैक्टिस में पीसीओडी के पेशेंट को कराया है वमन? मंजूषा मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, बड़ौदा की डॉक्टर, आपने कराया है क्या मैम? कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, वमन कराया है, पर पीसीओडी में भी पीसीओडी में वमन से ज्यादा हमने बस्तियों का उपयोग ज्यादा किया था। पर हाँ वमन का मेरा एक एक्सपीरियंस, एक पेशेंट रिकरेंट सर्विसाइटिस के पेशेंट और सर्वाइकल इरोजन के पेशेंट में ऐसा रहा था कि स्थानिक चिकित्सा से उसको रिलीफ मिलता था लेकिन रिकरेंस होता था। और वो सर्विक्स का जो अपीयरेंस था पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में, उसमें वो जो मैला सा स्वरूप था उसका, वो वमन के बाद इतना चेंज हो गया है कि हेल्दी म्यूकोजा से रिप्लेस होने के बाद जो अपीयरेंस रहता है, वो सर्विक्स का अपीयरेंस उसका चेंज हो गया था, और उसको रिकरेंटली सर्विसाइटिस होने का जो ये था टेंडेंसी थी, वो उसकी रुक गई थी। ये मतलब आश्चर्यकारक थोड़ा रहा, पर कफ प्रधान दोष समझ के उसको वमन कराया, और ऐसा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में भी फर्क दिखा और उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ में भी उसको फर्क दिखा था। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। संसर्जन क्रम जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपने वमन का अच्छा करा दिया, लेकिन संसर्जन क्रम का फॉलो नहीं किया तो ग्रहणी दृष्टि होती है और बीमारी और आती है। क्योंकि अग्नि को बढ़ाना है, ऐसा सोचिए कि थोड़ा सा आग जल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आग को हम पेपर डालते हैं, फूक मारते हैं, पेपर डालते हैं, आग को बढ़ाते हैं हम लोग। वैसे ही संसर्जन क्रम से हम लोग लघु आहार से गुरु आहार तक जाते हैं, मतलब नॉर्मल आहार तक। तो जिस दिन वमन हो गया है, तो रोगी को उस दिन शाम को और दूसरे दिन सुबह हम लोग मंड देते हैं। चावल जो है, 2 चम्मच चावल और 14 गुना पानी डाल के बॉईल करके, और चावल पक जाए तो चावल हटा के वो पानी पीने के लिए देते हैं, उसको मंड बोलते हैं। उसके बाद में मंड, फिर थोड़ा चावल और थोड़ा पानी ऐसे मिक्स करके और पीस के, और फिर पेया देते हैं। फिर मंड पेया विलेपी, फिर विलेपी देते हैं। कुछ लोग यवागु देते हैं। इस तरह से हम अग्नि बढ़ाते बढ़ाते और थोड़ा सा नमक डाल के
पहले तो हम बिना नमक के करते हैं, बाद में थोड़ा हल्का सा नमक डालते हैं, फिर बाद में छौंक डाल के, बिना छौंक के फिर छौंक वाला यूज पिलाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको बिना छौंक का मांसरस, और जिनको जो लोग या छौंक डाल के मांसरस, ऐसे क्रम से हम ये गुरु आहार तक लेके जाते हैं, मतलब नॉर्मल आहार तक, गुरु नहीं बोलेंगे, नॉर्मल आहार तक लेके जाते हैं। इसको 7 दिन लगता है, या 5 दिन, या 3 दिन, अग्नि के हिसाब से, अग्नि कितना जल्दी प्रदीप्त हो रहा है उसके हिसाब से वो हमें देखना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि वमन करने से पेशेंट जो स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, सोरियासिस के होते हैं, वो परमानेंट ठीक हो जाते हैं, उनको फिर से नहीं होता है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं वो पूरा ठीक होते हैं, खांसी के रोगी हैं वो पूरा ठीक हो जाते हैं, फिर गलगंड है वो पूरा ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से अगर किसी को श्लीपद है, उनका संप्राप्ति भंग हो जाता है स्त्रोतो दूर होने से, फिर उनको शमन चिकित्सा से जल्दी फायदा होता है। जिनको अजीर्ण है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको भूख लगने लगती है, अग्नि मान्यता है वो ठीक होते हैं। प्रमेह व्याधि में संप्राप्ति भंग करने के लिए वो जल्दी फायदा होता है। विरुद्धासन कर रहे हैं और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो विरुद्धासन, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप हेतु सेवन मत करिए। तो इस तरह से हमें जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए हर पेशेंट को वमन कराना ही चाहिए, भले लघु वमन कराएं या नॉर्मल वमन कराएं, लेकिन कराना ही चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए वसंत ऋतु में वमन, फिर शरद ऋतु में विरेचन या रक्तमुक्षन, और वर्षा ऋतु में बस्ती करना चाहिए। लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम सालों भर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। सर ये जैसे पेशेंट को अगर सम्यक स्नेह के लक्षण आ गए, वो पेशेंट नहीं आ पा रहा है किसी कारण पर, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? पेशेंट नहीं आ रहा है तो फिर विरेचन करा दीजिए, विरेचन पट्टी दे दीजिए। वमन घर पे नहीं कराना चाहिए, ये ऐसा हमारे सर लोगों ने सिखाया है, वमन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उल्टी कराना। पेशेंट को पूरा सपोर्ट चाहिए, परिचारक डॉक्टर सब सामने चाहिए। सर मेरा एक पेशेंट था, ये ल्यूकोडर्मा का सर, विटिलागो का सर, तो उसे उसके लिप्स में था, तो वो पेशेंट नहीं आया उस समय। जो उसे घी खाते खाते सर घृतपांग होते होते उसके लिप्स के बिल्कुल मतलब जो है वाइट पैचेस बिल्कुल गायब हो गए। तो उसके बाद आया तो मैंने फिर से उसका मतलब घृतपान कराया, थोड़ा रुकने के बाद जब उसका जो घृतपान था वो पाचन हो गया उसके बाद 15-20 दिन के बाद। लेकिन सर दोबारा उसके क्या कहते हैं वो लक्षण जैसे जो पहले गायब हो गए थे विटिलागो के लक्षण, वो गायब नहीं हुए उसके बाद। हाँ ये तो क्या कारण उसने है? वमन करके दोष नहीं निकाला ना सर। नहीं सर, तो 15 दिन पाचन करने के बाद फिर से मैंने क्या कहते हैं उसका घृतपान कराया, और क्या कहते हैं उसका वमन कराया। तो फिर उसके बाद नहीं गया ना, तो ना सर। बाद में और दवाइयां देनी पड़ती है ना सर उसके लिए पूरा, श्वित्रग्न श्वित्रारी रस, श्वित्र कुष्ठारी रस, फिर बाकुची का वो बाद में शमन भी तो देना ही पड़ता है ना। उसकी व्याप्ति, व्याधि की व्याप्ति कहाँ तक चल गई है, दोष दूष्य समूर्छना कितना हुई है, तो केवल वमन से वो ठीक होगा ऐसा नहीं है ना, उसमें चिकित्सा और करनी नहीं पड़ती है। सर, दिया था मैंने रसमाणिक, गंधक रसायन, और क्या कहते हैं सर ये स्वयं भाव गूगल द्वारा, इस तरह से मैंने दिए थे सर। हाँ लेकिन वो और साल, 2 साल चलाना चाहिए, अब वो वर्ण उसके करना बाद में चाहिए। मुश्किल से 3-4 महीने आया था, खुद डॉक्टर ही था एमबीबीएस वो। हाँ लेकिन वो कंडीशन देखना पड़ता है, हेतु देखना पड़ता है, विरुद्धासन कितना किया है उसने, उसके हिसाब से। केवल लेकिन सर वमन से ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता सर। लेकिन सर ये समझ में नहीं आया कि जब फर्स्ट टाइम उसे मैंने घृतपान कराया, तो उसके बिल्कुल वो जो लिप्स के थे वो बिल्कुल सफेद दाग गायब हो गए थे सर। अच्छी बात है ना, उस समय दोष जो थे वो ज्यादा प्रकोपित नहीं हुए थे, उस टाइम हो गया, लेकिन बाद में उसने हेतु सेवन किया, फिर से और बढ़ गया उसका। जी सर। हेतु सेवन भी तो बीच में होता है, पेशेंट को मना करें ये कि। हो रहा है कि वो जो सूत्र था वो बातस था, जी तो अपन को बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए तो उसमें टाइम के हिसाब से, क्योंकि जबकि कुछ में बस्ती वर्जित बताई है, लेकिन जमदग्नि सर बताते हैं, और मैंने तो कहा अभी प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन कुछ में अपन को बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए फिर, हाँ, मुस्तादी क्योंकि अपना आपके हिसाब बस्ती है। से जो चीज क्लियर हो हाँ रही है कि स्नेहन से उसको आराम था, स्वेदन हाँ तो उसमें कर ही नहीं सकते अपन, हाँ तो बस्ती में जब आपने स्नेहन से आराम था तो उसको आपको बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए बजाय बमन के, विरेचन और बस्ती। हाँ। और बस्ती क्यों देना है कि वो बस्ती के उस रूट से वो मेडिसिन जाए और दोषों का शमन करे। नहीं सर, वो मुस्तादी बातस पित्तस का पेशेंट है, वो बात कफस का नहीं है सर, मैं ये क्लियर बराबर, कराना, ये मेरे दिमाग में आ रहा है सर। हाँ बराबर बोल रहे हैं आप, उसमें वमन न करके बस्ती से फायदा होगा। जी
सही बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वमन जब भी कराएं पहले एक्सपर्ट के अंडर में रह के सीखें और तभी वमन कराएं। दूसरा, हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए तभी डेयरिंग करना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशन वाला प्रोसेस है, अगर ध्यान से नहीं किया तो तकलीफ हो सकती है। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग इसको अच्छे से सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनके पास ही करें। और इसका फायदा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब कंट्रोल मेथड से होना चाहिए। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हम अब यहाँ थेरोटिकल हुआ ना, हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो और अच्छे से सबको बताएंगे। मैं अभी हरिहर सर के पास जाऊंगा, मैं उनके पास दिखाऊंगा, या मेरे क्लिनिक में जब होगा तो मैं दिखाऊंगा, या जिनको सीखना है मैं उनको अपने इधर आके सिखाऊंगा। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए। वीना मैडम कुछ बोलना है आप बोल दीजिए। जागीर सिंह जी, महाजन जी, नहीं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।